Hello everyone. So today we will study chapter 10 of class 7, 18th century political formation. So here we will study about the 18th century and mainly 18th century में क्या political formations थे उसको हम इसमें पढ़ेंगे. तो मैं बोला गया कि जब हम अगर map 1 और map 2 को देखेंगे, so this is map 1 and here let me show you, this is map 2. We will analyze these maps further later. So we will see that यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई थी कब ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रीसेट बाय द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे मुगल एम्पायर जो है उसकी बाउंड्रीज कैसे चेंज हुई धीरे धीरे करके यहाँ से लेकर सेकेंड इस मैप तक कैसे क्या क्या चेंजेस हुआ. ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी दिस. तो कैसे क्या चेंजेस हुआ किसमें, मुगल एम्पायर में, वो हम इस चीज़ में मतलब हमको इन मैप में देखने को मिलता है. ठीक है, now by 1765 notice how another power and the British had successfully grabbed major chunks of territory in the. तो 1765 तक आते आते हम ये नोटिस करेंगे कि कैसे ब्रिटिश आया, एक दूसरा पावर आया. अभी तक मगध था, मुगल था, ये सब था. अब ब्रिटिश पावर कैसे आया और कैसे वो लोग जो मेजर चंक्स है ईस्टर्न इंडिया के उन्होंने उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया. ईस्टर्न इंडिया में ईस्टर्न इंडिया के पार्ट पर जैसे कि इधर वाले हमारे पार्ट जो भी होते हैं वो ईस्टर्न इंडिया होता है. What these maps tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि कैसे पॉलिटिकल कंडीशन जो थी 18th सेंचुरी में, ठीक है, कैसे बाउंड्रीज का चेंज हो रहा था, कैसे कैसे पावर्स चेंज हो रही थी पॉलिटिकली, कैसे कैसे रूल हो रहा था इंडिया के पार्ट्स में, वो चीज़ें कैसे ये मैप शो कर रहे हैं कि कैसे चेंज हो रहा था धीरे धीरे सब कुछ. ठीक है, now I hope you all can see this. So in this chapter we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died with the third battle of Panipat in 1761. तो इस चैप्टर में हम पूरा वही सब पढ़ेंगे कैसे इमर्जेंस हुआ नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स का सब कंटिनेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. ठीक है, तो फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी मतलब रफली 1707 से कब, जब औरंगजेब मरा था. कब मरा था वो, टिल द थर्ड, मतलब जब औरंगजेब मरा और 1761 तक, टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. जब से औरंगजेब की डेथ हुई 1707 और जब तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चला 1761, तो उसके बीच में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नाउ द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स. ठीक है, अब क्या क्या एम्पायर के कैसे क्राइसिस हुआ और उसके बाद मुगल्स के कैसे कैसे सब क्राइसिस हुआ वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो हमें बोला गया है इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट्स ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस टुवर्ड्स द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी. तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि कैसे मुगल एम्पायर एक हाइट तक पहुँचा, एक सक्सेस की हाइट तक पहुँचा और उसके बाद वो बहुत सारा अपना डिक्लाइन देखने लगा, अपने क्राइसिस देने लगा जब जैसे जैसे 17th सेंचुरी आ रहा था. ठीक है, दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. तो ये जब उसका जो डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्पायर का वो बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो रहा था. ठीक है, जैसे कि एम्परर जो औरंगजेब थे उस वक्त के, उन्होंने मिलिट्री को डिप्लीट किया एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन. तो कैसे औरंगजेब में अगर इन्होंने मिलिट्री को डिप्लीट किया, उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिप्लीट किया, क्योंकि उसके एम्पायर में मतलब लड़ के डेक्कन के मतलब नीचे का जो हमारा पार्ट होता है, इसे यहाँ पे जो नीचे का पार्ट होता है उसको डेक्कन कहते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने औरंगजेब जो एम्परर था वो कैसे डिप्लीट किया मिलिट्री को, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उस वक्त के लड़ के. तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई. अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन. तो जब इसका सक्सेसर था औरंगजेब का, तो जो भी इफिशिएंसी थी इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस पर का जो एम्पेरियलिज्म था वो कैसे टूटा. ठीक है, मतलब टूट रहा था धीरे धीरे, उसकी इफिशिएंसी कम हो रही थी. अब इट बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स एम्परर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मैनेजमेंट. तो इसके शासन में इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था हर चीज़ कि अब ये बहुत मुश्किल हो गया था आने वाले मुगल्स एम्परर्स के लिए कि वो जो भी हमारा
जो भी उनके पावरफुल मैनसेबर्स थे उस पर वो लोग ट्रैक रख सके उस चीज़ को आगे। वो होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डिक्लाइन हो जाएगी, सपोज अगर जोग्राफी के टर्म में पढ़े तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, अगर हम इतना कम कर देंगे तो फ्यूचर की जनरेशन हमारी कुछ भी कर ले वो नहीं सेव कर पाएगी। तो वही चीज़ है कि इतना ज़्यादा सब डिक्लाइन हो चुका था कि बहुत ही मुश्किल था आगे वाली जनरेशन एम्पर मुगल एम्परर्स के लिए कि वो पावरफुल जिनके मैनसेबर्स हैं उन पर वो लोग ट्रैक रख सकें। नोबल अपॉइंटेड गवर्नर्स, जो वहाँ के नोबल्स उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किए जिसे हम सूबादार्स कहते हैं, ठीक है। ऑफन कंट्रोल द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। तो वहाँ के गवर्नर्स ने वहाँ के नोबल्स ने गवर्नर्स अपॉइंट किए जिन्हें हम सूबादार्स कहते हैं, और ये ज़्यादातर क्या कंट्रोल करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते थे। इन्हीं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हम दीवानी या एंड फौजदारी भी कहा करते हैं, ठीक है। दिस गिव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये सारा जो कंट्रोल था, मतलब ये जो दिया गया था किसको, गवर्नर्स और सूबेदार्स को, इससे इनको बहुत सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर मिला पूरे मुगल एम्पायर पे, ठीक है। As the governor consolidated their control over provinces, the periodic remission of revenue to the capital declined. तो जैसे ही गवर्नर आए वहाँ पे कंट्रोल करने लगे, वहाँ का जो periodic remission था रेवेन्यू का वो क्या होने लगा, कम होने लगा। और ये कम क्यों होने लगा, क्योंकि करप्शन, बिकॉज ऑफ करप्शन, ठीक है। Now, peasants and zamindars rebellions in many parts of northern and western India added to this problem. इसके अलावा गवर्नर तो थे ही, पेजेंट्स और जमींदार रेबेलियन हो रहा था उस वक्त का नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, ये भी इन सब सारी प्रॉब्लम्स को आके मतलब जो रेवेन्यू का रेमिशन हो रहा था उस पर और ज़्यादा ऐड किया। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes. और ये ज़्यादातर रिवॉल्ट्स क्यों हो रहे थे, जो टैक्सेस बढ़ रहे थे, एकदम टैक्सेस का माउंटेन्स बढ़ता जा रहा था, तो इस वजह से ये रिवॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। At other time there were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position. कभी कभी ऐसे अटेम्प्ट भी हुआ करते थे पावरफुल लोगों के द्वारा, पावरफुल चीफ्स के द्वारा अपनी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसलिए भी बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रेबेलियंस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल। इसके अलावा जो मुगल अथॉरिटी है वो ऐसा नहीं था ये लोग को पहली बार ऐसे रेबेलियंस ग्रुप देखने को मिल रहे थे, इसके पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत सारे रेबेलियंस नेचर देख चुके थे। But these groups were not able to seize the economic resources of the region to consolidate their position. लेकिन अब ये ग्रुप इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज भी कर सकते थे, ठीक है, टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। अपना इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा सीज कर सकते थे अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए। द मुगल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेंज द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफ्स। तो जो मुगल एम्परर्स थे औरंगजेब के बाद जो भी आए थे वो लोग जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग हो रहा था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का उनके हाथ से लेकर जो प्रोविंशियल गवर्नर, लोकल चीफ है, उसको वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो सो हियर इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टिल हियर। फ्रॉम फर्दर वी विल कंटिन्यू द फर्दर चैप्टर by reading rich harvest and empathy, and the next one topic is so for today this is enough, क्योंकि बहुत शोर भी आ रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।